of Honor, Rafiq Khanji and the entire team of Digital Bal. Today, I'm going to tell you about the Digital Bal Mela 2021. The theme for the event is बच्चों की सरकार कैसी है? Through this, we try to make the kids aware about the symptoms and functioning of the government. Digital Bal Mela believes that the children always bring a fresh perspective to the picture. Therefore, we have asked the kids to share their ideas and opinions about the government and issues they would like to resolve if they were a part of it. At the end, children with the most influential ideas will be given a chance to present them in a special seminar at the State Legislative Assembly. A seminar conducted just for the kids. Thank you for your time. Very good. Good idea. हमारे साथी बहुत उत्सुक हैं आपके बारे में जानने के लिए, इसीलिए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे साथी प्रतीक शर्मा से कि वो हमारी डिजिटल बाल मेला थीम को सर के बारे में बताएं। Yes, Pratik, go ahead. प्रतीक, क्या आप यहाँ हैं? आप बोलिए। Go ahead, Pratik. Pratik, go ahead. नमस्कार, क्या आप मुझे अब सुन पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको। सभी लोग सुन रहे हैं। जी, बोलिए सभी आप, को बोलिए। नमस्कार। जी, सभी को नमस्कार। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती। प्रतीक, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। बहुत अच्छी कविता सुना रहे हो आप, लेकिन आपका ऑडियो क्लियर नहीं इसी है। प्रकार का बजट उपस्थित है। जी हाँ। हेलो, क्या आप हाँ। मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहे हैं, अब सुन रहे हैं। प्रतीक, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। जी, मैं पुनः प्रयास करता हूँ। तो मैं कह रहा था, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। गान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसी प्रकार का समाज के प्रति समर्पण का भाव रखने वाले आदरणीय विधायक मोहम्मद रफीक खान जी आज हमारे बीच डिजिटल बाल मेला के इस डिजिटल प्रांगण में उपस्थित हैं। जी हाँ, मैं बता दूं आपको, विधायक श्री मोहम्मद रफीक खान जी के बारे में। वे झुंझुनू के रहने वाले हैं, साथ ही वो जयपुर के आदर्श नगर से कांग्रेसी विधायक है। इस सीट पर अपनी जीत हासिल करने के लिए उन्होंने भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक पट्टामी को पराजित किया था। साथ ही साथ उन्होंने अपने पद पर रहते हुए हमेशा से ही सक्रियता के साथ कार्य किया और वो सीएम अशोक गहलोत के काफी खास व्यक्ति माने जाते हैं। जब जब राजस्थान सरकार पर या अशोक गहलोत सरकार पर बादल घिरते हैं, ऐसा लगता है सरकार खतरे में आ रही है, तब तब आदरणीय रफीक खान जी संकट मोचक की तरह आते हैं और वो कांग्रेस को संकट से उबारते हैं। जी हाँ, ऐसे समाज के लिए एक मसीहा के जैसे हैं। वे सदैव ही सीएम की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं।
आज आदरणीय रफीक खान जी डिजिटल बाल मेला के इस डिजिटल प्रांगण में जुड़कर बच्चों के साथ संवाद कर बताने वाले हैं किस प्रकार से बच्चे राजनीति में अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर सकते हैं और साझा करने जा रहे हैं। मैं पुनः एक बार आदरणीय रफीक खान जी का इस डिजिटल प्रांगण में स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत आभार। वेरी वेल डन, बहुत बहुत अच्छा बोले आप प्रतीक, वेरी गुड। रफीक खान जी, अब मैं चाहूंगी कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। सर, पहला सवाल तो यही बनता है कि घर पर जब भी राजनीति के बारे में बात की जाती है या फिर राजनीति से जुड़ा हुआ कोई भी काम होता है तो बच्चों को कहा जाता है कि ये उनके मतलब की बात नहीं है या फिर उन्हें समझ में नहीं आएगा। लेकिन आजकल कई विद्यालयों में बच्चों को राजनीति के बारे में पढ़ाया जाता है और बच्चे इसमें खुद भी रुचि लेते हैं। सर, राजनीति का बच्चों से क्या नाता है और उनका क्या फायदा है? बहुत अच्छा सवाल पूछा जानवी आपने, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। मैं ये कह सकता हूँ, मतलब आज के जमाने में पॉलिटिक्स भी एक कैरियर हो सकता है। डिपेंड करता है कि बच्चे किस तरह लेते हैं। बच्चों को किस लिए एडवाइस किया जाता है कि राजनीति से दूर रहे। वो इसलिए नहीं कहा जाता उनको कि वो उनका अभी जो समय है वो अपनी पढ़ाई में ध्यान देने का है, कैरियर बनाने का है। जो आजकल जितना मॉडर्न एजुकेशन का जमाना है उसमें बच्चे स्टूडेंट अगर अभी से राजनीति की तरफ आकर्षित हो जाते हैं तो उनका पढ़ाई से दूरी होती जाती है। इसलिए पेरेंट्स लोग कहते होंगे कि आप राजनीति से दूर रहें। अदरवाइज मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो यूथ है, जो बच्चे हैं, वो इस देश का भविष्य है। और आप सबको जान के खुशी होगी कि आज की दुनिया में, पूरी दुनिया में हमारे यहाँ के स्टूडेंट, हिंदुस्तान के स्टूडेंट दुनिया के हर कोने में, आईटी इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, हर जगह इन्होंने अपनी छाप छोड़ी है। और मैंने बहुत वाइडली ट्रेवल किया है पूरी दुनिया के अंदर। मैं मेरे ख्याल से करीब 50 से ज्यादा देशों में मैंने विजिट किया है। तो कहीं भी कंप्यूटर से रिलेटेड बात आती है, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड बात आती है, आईटी सेक्टर की बात आती है, तो हिंदुस्तान का नाम बहुत गर्व के साथ लिया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर आईटी प्रोफेशनल्स कहीं दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे इंटेलिजेंट अगर कोई कम्युनिटी है तो वो हिंदुस्तान के युवा प्रोफेशनल्स हैं। और मुझे आज खुशी है आप लोगों के साथ जुड़ते हुए, इन बच्चों के साथ जुड़ते हुए, कि यही वो भविष्य है जो आज मेरे साथ यहाँ जुड़ रहे हैं। कल इनमें से कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई ब्यूरोक्रेट बनेंगे, कोई बाहर जाएंगे, कोई आईटी प्रोफेशनल बनेंगे। तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि पॉलिटिक्स कोई बुरा सब्जेक्ट नहीं है। रुचि लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अच्छी नेक नियति के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की कोई ताकत किसी को रोक नहीं सकती। अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कभी भी सक्रिय पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, लेकिन इस पिछले टेन्योर में मैंने टिकट मांगी और मुझे मिली। और लोगों ने कहा कि ये फ्रेश चेहरे हैं और हम अपने काम की बात को लेके जनता के बीच में गए। प्रतीक ने अभी बहुत अच्छी कविता बोली और बहुत अच्छी बात मेरे लिए बोली, लेकिन अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस और सीएम साहब के साथ होने के अलावा हमें जनता की उम्मीदों पे भी खरा उतरना है, जिन्होंने हमें चुन के भेजा है। जो लोग हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं। ये एक ऐसा टाइम आया पूरी दुनिया के अंदर जिसमें पढ़ाई रुक गई, जिसमें सिर्फ एजुकेशन का मसला नहीं रहा, जिसमें हर काम, डेवलपमेंट के काम रुक गए, ट्रैवलिंग रुक गई, हर चीज रुक गई। और ये माना गया कि ये समय सर्वाइवल का साल है और हमें किसी तरह से इस कोविड के समय में सर्वाइव करना है, लोगों की मदद करनी है, हेल्प करनी है। और बहुत से ऐसे बच्चे सामने आए जिन्होंने कहा कि हम भी वॉलंटियरली अपने पेरेंट्स के साथ में लग के और अपने स्टूडेंट्स के साथ लग के हम कम्युनिटी की सेवा करना चाहते हैं। तो मैं सबको
बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कल इन बच्चों के साथ देश के भविष्य में विकास की पथ पर हम चलेंगे। जी सर। बहुत अच्छा बोला रफीक साहब। अब हमारी साथी लावण्य आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। हाँ लावण्य, बोलो। नमस्कार सर, मैं लावण्य राठौर आपसे यह जानना चाहती हूँ कि राजनीति से समझ में नहीं आया लावण्य, थोड़ा स्लो स्लो बोलो एक बार दोबारा से। क्या पूछ रहे हो आप? मैं लावण्य राठौर आपसे यह जानना चाहती हूँ कि राजनीति में बहुत से दाव पेचीज होते हैं, तो क्या बच्चे उन दाव पेचीज का सामना कर सकते हैं? बच्चे सबका सामना कर सकते हैं। बच्चे सब चीज का सामना कर सकते हैं। दाव पेच कुछ नहीं होते। आदमी ईमानदारी से काम करे, अपनी अच्छी नेक नीयत से काम करे। जिन लोगों ने जनप्रतिनिधि को चुना उनका दर्द समझे, उनके साथ जरूरत के समय उनके साथ खड़ा हो। राजनीति में कोई दाव पेच ऐसा नहीं है जिसको बच्चे नहीं समझ सकते हैं। बच्चे समझते हैं, बच्चे उनके हमेशा सत्य होते हैं, तो हर बात बच्चे कर सकते हैं और मुझे पूरा विश्वास है लावण्य जरूर करेगी एक दिन। सर, फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि राजनीति बच्चों का खेल नहीं है? राजनीति बच्चों का खेल नहीं है, ऐसे जो कहते हैं वो बच्चों के पोटेंशियल को समझते नहीं है। आप कह दिया करो कि हम सब समझते हैं और हम राजनीति भी समझेंगे और हमारा भविष्य भी तय करेंगे। ये जो बच्चे हैं, आज खास तौर से हमारी लावण्य राठौड़ कितना अच्छा और कितने इंटेलिजेंटली क्वेश्चन कर रही है, तो आपको जो ये बोले उनको कह दो कि मेरे को रफीक अंकल ने कहा था कि हम बच्चे ही आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, न केवल अपनी स्कूल का, न केवल अपने पेरेंट्स का, न केवल अपने शहर का, बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे और हिंदुस्तान का परचम फहराएंगे। जी रफीक खान जी। थैंक यू डियर, थैंक यू, सो स्वीट ऑफ यू। जी, अब हमारी साथी दीक्षा मोदी के पास आपके लिए सवाल तैयार है। वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग दीक्षा। मुझे आपसे यह जानना है कि राजनीति में लोग लड़ते क्यों हैं, प्यार से क्यों नहीं रहते? जवाब दो दीक्षा। राजनीति में जब आदमी पॉलिटिक्स में आते हैं और जिस भी किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, तो दो पार्टियों के बीच में या तीन पार्टियों के बीच में जितने भी कैंडिडेट वहां चुनाव लड़ते हैं, उनमें आपस में एक कंपटीशन रहता है और उस कंपटीशन में अपने हर एक आदमी को अपना विजन लेके जाना चाहिए कि हम आने वाले वर्षों में ये काम करेंगे। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं कह सकते इसको अपन। ये कंपटीशन की भावना है और आदमी को अपना अच्छे से अच्छा प्रदर्शन उसमें करना चाहिए। जो आदमी अच्छे से जनता को कन्विंस कर लेता है, लोगों को कन्विंस कर लेता है और उनको समझा देते हैं कि हम जिस आदमी की बात जनता की समझ में आ जाती है, जनता उनको चुन लेती है। लड़ाई की भावनाएं नहीं है, अपनी बात रखने की भावनाएं हैं। हर आदमी देश हित के लिए काम करना चाहता है और वो कोशिश करते हैं कि देश हित के लिए काम करें। वो कहीं ईगो बना लेते हैं, अपना में परिवर्तन कर लेते हैं, उनका भविष्य ज्यादा लंबा नहीं होता है। धन्यवाद।
सवाल है, लाए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार रौनक, हाउ आर यू रौनक? नमस्कार सर, मैं रौनक, मैं आज आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको पहले धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने कोविड में भी वैक्सीनेशंस करवाई और कैंप्स लगवाए जैसे भारतीय भवन में। तो मेरा आज का आपसे ये सवाल है कि हम बच्चे छोटे हैं तो हम वोट तो दे नहीं सकते, तो हम कैसे हम संविधान में कदम रखें, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि हम 18 साल से पहले कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम अभी छोटे हैं। छोटे की बात नहीं है रौनक, आपको अभी कैरियर बिल्ड करना है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपको ये अवेयरनेस है कि कैंप्स लग रहे हैं और लोगों को ये समझाना है, लोगों को ये बताना है कि थर्ड वेव आ सकती है और उस थर्ड वेव में बच्चों को ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, गाइडलाइन का पालन करना है, मास्क लगाना है और न केवल खुद का बल्कि अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखना है। और 18 साल से कम उम्र के लोगों को इसलिए वोटों से वंचित रखा जाता है कि उनका डिफरेंट फील्ड होती है। जब हम आपकी स्टेज से मैं भी निकला हूं, तो जब हमारा समय एजुकेशन का है, पढ़ाई का है, बातों को समझने का है, दुनिया को समझने का है, हमें ये जब तक हम पढ़ते नहीं है तो हमें अंदाजा नहीं लगता है कि दुनिया कैसी है और क्या चल रहा है, क्या चीजें हैं, किस बात को लेके हम देश की सेवा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इन सब की नॉलेज हमें धीरे धीरे पढ़ाई करते हुए और समय के साथ साथ आती है। तो जो चुनाव लड़ने की और वोट डालने की एज की एक लिमिटेशन है, उसके बाद में आप वोट भी डाल सकते हैं और चुनाव भी लड़ सकते हैं। मीनवाइल अभी आप कैसे सेवा कर सकते हैं बताऊंगा आपको। अभी क्या कर सकते हैं आप रौनक, मैं बताऊंगा अभी क्या कर सकते हो, आप कैसे सेवा कर सकते हो बताऊं आपको। अभी कैसे सेवा कर सकते? अभी आप ये कर सकते हो जैसे आपने बताया सफाई करवा के। अभी आपने ये बताया कि आपने भाटिया भवन में कैंप के बारे में आपने बताया कि वैक्सीनेशन कैंप लगे। आप अभी अवेयरनेस कर सकते हैं, बच्चों के साथ मिलके एक ग्रुप बना सकते हैं और सबको ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सभी लोग अपने आप को वैक्सीनेट कराएं ताकि इस कोविड-19 कोरोना महामारी को हम, ये एक पेंडेमिक खाली जयपुर, राजस्थान, इंडिया या हिंदुस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया में है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे गाइडलाइन का पालन कर सकते हैं और कैसे हम आपस में, आप सब अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके अपने पेरेंट्स को और सभी आपके बड़ों को ये रिक्वेस्ट कर सकते हो और ये मैसेज कन्वे कर सकते हो कि हमें अपने आप को वैक्सीनेटेड रखना है और वैक्सीन ये आप कर सकते हो। इससे हम इस कोविड को रोकेंगे, इसका स्प्रेड करने से रोकेंगे। ठीक है? यस सर, धन्यवाद। वेरी गुड रौनक जी। रफीक खान जी, अब आप ललिता के सवाल का जवाब दीजिए। किसका? ललिता के सवाल का। ललिता क्या ललिता, नमस्कार सर। नमस्कार ललिता। सर, मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि राजनीति में जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गुड। राजनीति में जाने के लिए सबसे पहले तो आपको अभी अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना चाहिए और जब आप कॉलेज में आ जाओ तो धीरे धीरे अपने पढ़ाई के साथ साथ आपको कॉलेज पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। वहाँ के एटमॉस्फेयर को समझते हुए और कॉलेज के इश्यूज को कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे स्टूडेंट्स के इश्यूज को आप अपनी कॉलेज में ले जा सकते हो, अपने प्रिंसिपल से बात कर सकते हो और उनके लिए क्या क्या सहयोग उनको कर सकते हो। तो जब धीरे धीरे ये भावनाएं आप में डेवलप हो
जाएगी। राजनीति में आने का मतलब ये है कि आपको आम जनता के लिए काम करना है। तो जैसे ही आप कॉलेज में आओगे तो आपको अपने स्टूडेंट्स के लिए काम करना है, और फिर उससे आगे जाओगे, आप अपनी ग्रेजुएशन कर लोगे तो आपको अपने एरिया के लिए काम करना है, जहां आप रहते हो वहां के लोगों के लिए काम करना है। तो धीरे धीरे राजनीति का मतलब ही सेवा है। और जब आप सर्विस दोगे लोगों को, जब आप किसी का एक काम करते हो तो उनकी एक्सपेक्टेशन जगती है कि उम्मीद दिखती है लोगों को कि हाँ ललिता ने हमारा ये काम किया तो वो दूसरा काम भी बताएंगे आपको। तो धीरे धीरे आप अपने आपके लोग आपको राजनीति में एस्टेब्लिश कर देंगे। राजनीति कोई चुनौती नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आप हासिल नहीं कर सकते, कोई इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। इसको भी आप कैरियर के रूप में ले सकते हो और भारत निर्माण में और देश के निर्माण में भागीदार बन सकते हो। थैंक यू सर। थैंक यू ललिता जी सर, राजनीति में जो जाते हैं उनके लिए स्कूल की और कॉलेज की पढ़ाई कितनी काम आती है? देखिए, राजनीति में जब आप जाते हो तो कई लीडर्स हम देखते हैं, पुराने जमाने में देखते आए हैं, जिनको बहुत ज्यादा राजनीतिक अनुभव तो होता है लेकिन एजुकेशन कम होती है। तो पढ़ने लिखने से आपका काम करने का दायरा, आपके काम करने की फील्ड बढ़ जाती है। जब एक आदमी अनपढ़ हो और एक आदमी पढ़ा लिखा हो तो दोनों के काम करने के तरीके में बदलाव रहता है। और पढ़े लिखे आदमी को यह अंदाजा रहता है कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है, और इसको हम कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे अपने देश में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कैसे अपनी सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो पढ़ने लिखने से इंसान का दायरा बढ़ जाता है, उसकी फील्ड बढ़ जाती है, उससे उनका एरिया बढ़ जाता है, जिससे वो एक आदमी अगर एक पॉकेट में काम कर सकता है या एक डिस्ट्रिक्ट में काम कर सकता है तो पढ़ा लिखा आदमी बड़ा होकर के पूरे देश में और दुनिया में काम कर सकता है। जी सर, अब हमारे साथी शुभांशु आपसे सवाल पूछेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सुधांशु, हाउ आर यू सुधांशु? वेलकम शुभांशु। पढ़ता हूँ, मेरे विद्यालय का नाम ऋतक स्कूल चूरू है। आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, विद्यालयों में खेल को महत्व कम क्यों दिया जाता है? क्यों क्या पढ़ाई सब कुछ है? खेल को महत्व कम क्यों दिया जाता है? यस सर। नहीं, खेल को महत्व पूरा दिया जाना चाहिए। जो खेल को महत्व कम देते हैं वो गलत करते हैं। पढ़ाई को भी, पढ़ाई का अपना महत्व है, खेल का अपना महत्व है, और खेलना चाहिए, जरूर खेलना चाहिए। मैं भी एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, और पता है जब मैं पढ़ता था तो अपनी छुट्टियों में, जब गर्मी की छुट्टियां आती तो मैं सुबह 7 बजे खेलना शुरू करता और रात को तब तक सूर्यास्त नहीं होता था तब तक मैं खेलता रहता था। तो खेलने में कोई बुराई नहीं है, पढ़ाई का ख्याल रखना चाहिए और खूब खेलना चाहिए। ठीक है, अपने पेरेंट्स को कह दो कि अंकल कह रहे हैं कि खेलने से मत रोको, खेलने दो बच्चों को, खेल से भी कैरियर बना सकते हो। सर, विद्यालयों में महत्व कम क्यों दिया जाता है? विद्यालयों में महत्व कम दिया जाता है, पहले ऐसा होता था, आजकल ऐसा नहीं होता। खेल को बहुत महत्व दिया जाता है, लेकिन पढ़ाई का भी अपना महत्व है। हम खाली पढ़ाई छोड़ के अगर हम खेल को खेलते हैं तो गलत है। हम पढ़ते हुए अगर खेल खेलते हैं साथ में तो खेल का अपना महत्व है, और खेल में भी अपना कैरियर बनाया जा सकता है। क्या खेलते हो तुम? मैं सर, मेरा मन है स्वस्थ दिमाग। क्या खेलते हो तुम? आप क्या खेलते हो? सर, चेस। चेस खेलते हो? चेस तो इंडोर खेल है। इंडोर खेल नहीं, आउटडोर खेल खेलो, जिससे फिजिकल चेस भी खेलो। हैं? क्रिकेट भी खेलते
इसका मतलब शुभांशु दिमाग वाला बच्चा है? मैम क्लास टॉपर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खेल को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए जितनी पढ़ाई को महत्व दिया जाना चाहिए। सर क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ दीक्षा बोलो। ख्वाहिश आपसे सवाल पूछेंगी। ख्वाहिश। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू ख्वाहिश? आई एम फाइन सर। यस टेल मी, बोलो। सर कैसे बच्चे अपनी कम्युनिटी में रहते हुए और स्कूल जाते हुए पॉलिटिक्स में आ सकते हैं? स्कूल जाते हुए और कैसे आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं? यस सर। पता है, मैं जब स्कूल जाता था ना, तो स्कूल में बच्चों के चुनाव होते थे। उसमें मैंने खेल कूद मंत्री का चुनाव लड़ा स्कूल जाते हुए। आप स्कूल में बच्चों की, जो साथ में बच्चे हैं आपके और दूसरे स्टूडेंट्स हैं, अपने दोस्त हैं, उसमें ग्रुप बना के बाकी बच्चों की हेल्प करो। जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो धीरे धीरे आप अपने राजनीति में आ जाओ। जो साथी बच्चे हैं उनकी हेल्प करो। हेल्प करते करते हम रास्ते पे उसी पॉलिटिक्स के रास्ते पे चले जाएंगे। प्रॉब्लम्स स्कूल मैनेजमेंट के साथ सॉल्व करो। की प्रॉब्लम, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो हैंडीकैप है या सक्षम नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम दूर करोगे तो धीरे धीरे आप पॉलिटिक्स के रास्ते पे आ जाओगे। क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? प्लीज प्लीज। यस या प्लीज। सर, बचपन से ही क्या आपको राजनीति में अनुभव था और क्या आप उसमें रुचि रखते थे, और क्या आपका राजनीति में आने का आपको आइडिया कहाँ से, और आपके राजनीतिक अनुभव कैसा रहा? बचपन में मेरा पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था। मैं बहुत ज्यादा खेलों के प्रति आकर्षित रहता था और स्पोर्ट्स में ज्यादा रुचि थी। फिर जब मैं कॉलेज में आ गया तो मेरा ध्यान ज्यादा बिजनेस में था। मेरे मन में ये था कि मैं बिजनेस करूँ। उसके बाद में बिजनेस करने के बाद मैं बिजनेस एसोसिएशंस की पॉलिटिक्स में आ गया। हमारे बाय प्रोफेशन हम लोग गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, तो एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के इलेक्शन में आए पहले, और फिर फेडरेशन ऑफ ऑल राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री एक बॉडी है, उसमें आए। फिर एज ए स्पोर्ट्समैन मैंने गोल्फ क्लब में चुनाव लड़ा। तो वहां से फिर मैं राजनीति में जो स्टेट पॉलिटिक्स है उसमें आया। रफीक खान जी, आप हमें अपने राजनीतिक अनुभव के बारे में बताएं। मैं बोल सकती हूँ आप? आपको सवाल का जवाब दूं? जी, आप हमें अपने राजनीतिक अनुभव के बारे में बताएं। देखिए, राजनीतिक अनुभव की बात मैं कहता हूँ कि हम सब बच्चों ने महात्मा गांधी को पढ़ा है, और राजनीति में आने के बाद में मैंने ये देखा कि महात्मा गांधी के विचार आज भी दुनिया में जिंदा है, और जो व्यक्ति महात्मा गांधी के विचारों का अनुसरण करता है वो आज भी सक्रिय पॉलिटिक्स में अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो किताबों में हम महात्मा गांधी के बारे में, नेहरू जी के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में, इनके बारे में पढ़ते हैं, तो इनको अपना आइडियल मान सकते हैं। आपने पूछा कि आपके राजनीतिक अनुभव के बारे में बताएं, तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जब मैंने चुनाव लड़ा और मैं इलेक्ट होके आ गया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे पार्टी के
फंक्शंस में मैंने पार्टिसिपेट किया तो मैंने ये समझा और मैंने ये जाना कि आज भी महात्मा गांधी भले ही जिंदा न हो, लेकिन उनके विचार और उनका व्यक्तित्व आज भी हमारे बीच जिंदा है, जिसके पीछे पूरे हिंदुस्तान की राजनीति चलती है। और लोग ये मानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, सही मार्ग पे चलने की राह दी है। तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा महात्मा गांधी और पंडित नेहरू जी के बारे में पढ़ेंगे, हमको बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा हमेशा मिलती है। Sir, I want to ask you question, please. साथियों, क्योंकि हम डिजिटल बाल मेला के सच्चे सिपाही हैं, इसीलिए जब हमारे साथी या हमारी माननीय गेस्ट बोल रहे होंगे, तब हम अपने आप को म्यूट रखेंगे। अब अनादि, आप अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। सर, मेरा सवाल ये है कि हमारे देश में केंद्र और राज्य की राजनीति में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिशत बहुत ही कम है, तो आप इसमें सुधार के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि केंद्र और राज्य की राजनीति, इसमें दोनों ही बातों में ऐसा कुछ नहीं है कि प्रतिशत कम रखा जाता है। जब हम पार्षद का इलेक्शन लड़ते हैं, काउंसलर लेवल पे लड़ते हैं और म्युनिसिपल काउंसिल का इलेक्शन होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री रहे आदरणीय राजीव गांधी जी, उन्होंने महिलाओं के लिए 30% रिजर्वेशन रखा। आज जितने भी पार्षदों के इलेक्शन होते हैं, आप जिस भी वार्ड में रहते हैं उनका इलेक्शन होता है, तो उससे पहले, इलेक्शन से पहले उनकी लॉटरी रखी जाती है। और ये जो प्रतिशत कम रहता है, उसके लिए उनको कुछ सर्टेन वार्ड 30% वार्ड रिजर्व कर दिए जाते हैं, जिससे उन वार्डों में दूसरे लोग नहीं लड़ सकते, सिर्फ महिलाएं लड़ सकती है। अब उसमें जो भी इन्फ्लुएंशियल महिलाएं जिस भी पार्टी के बैनर तले या इंडिविजुअली काम करते हैं सोसाइटी के अंदर, वो टिकट मांगते हैं और उनको टिकट मिलती है और चुनाव लड़ते हैं और जीत के आते हैं। अगर पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को ऐसा लगता है कि हमारे लोगों का रिप्रेजेंटेशन कम है, उनको ये चाहिए, पार्षदों का इलेक्शन कोई बहुत बड़ा इलेक्शन या पार्टी पॉलिटिक्स का इलेक्शन नहीं होता है, लोकल सोसाइटी के लेवल पे होता है। तो जिनको राजनीति में आना है, वो अपने वार्ड में, अपने एरिया के अंदर जनता की सेवा करें और उनको ये बताएं और ये समझाने में कामयाब हो कि मैं ही आपके लिए राइट कैंडिडेट हूँ और मैं आगे बढ़ करके समाज की सेवा करूंगी, जनता की सेवा करूंगी और जनता का विश्वास जीते, लोगों का विश्वास जीते। और विश्वास जीतेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे क्षेत्र की जनता उनको जिताएगी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लीडर हो, और जिताएगी। और जब जीत जाएंगे तो हर एक पार्टी को ये रहेगा कि ये बहुत अच्छा कैंडिडेट है, इनको हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए। तो आप आज ये लेसन लो कि अपनी एजुकेशन के साथ साथ आप सोसाइटी को भी काम करो और ऐसा मन रखते हो कि मेरे को राजनीति में आना है, तो अपने एरिया में फुल एक्टिव हो जाओ और जनता की सेवा करो। ठीक है? थैंक यू सर। सर, आई हैव वन मोर क्वेश्चन। अनादि, सवाल पूछिए और बाकी सब अपने आप को म्यूट रखिए। बाकी सब अपने आप को म्यूट रखिए और अनादि अपना सवाल पूछिए। Go ahead, Anand. सर, हमारे देश में मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम है। ऐसे में हम बच्चों को जब प्रॉपर शिक्षा ही नहीं मिल सकती, तो हम राजनीति की तरफ कैसे देख सकते हैं? वेरी गुड, यू आर वेरी इंटेलिजेंट। सुनो, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम किसी कम्युनिटी बेस की बात नहीं करते, सारे पूरे देश की बात करते हैं कि अगर हमारे अंदर किसी भी कम्युनिटी में एजुकेशन की कमी है, तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए। जो फैमिलीज पढ़ी लिखी हैं, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है और वो अपने सराउंडिंग ये देखे, कम्युनिटी में ये देखे कि बच्चे कौन सी फैमिलीज में एजुकेशन कम है और उनको ये कन्विंस करे कि पढ़ने लिखने से देश का भविष्य बनता है, उनकी फैमिली का भविष्य बनता है। तो हमें सबसे पहला काम लोगों को एजुकेट करना है और एजुकेशन के साथ साथ हम किसी भी कैरियर की तरफ चल सकते हैं। अगर हम सेवा का मन रखते हैं तो हम राजनीति में आ सकते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स का मन रखते हैं, ये रखते हैं कि हमें खेल में रहना है, तो हम खेल के उसमें आ सकते हैं। हम कोई भी कैरियर, हम ब्यूरोक्रेसी का कैरियर चुन सकते हैं,
तो फील्ड अनलिमिटेड है। बिल्कुल जैसे परिंदा आकाश में उड़ता है और उसको पूरा आकाश खुला नजर आता है, तो जब भी हम चयन करें अपने भविष्य के बारे में तो बहुत सोच समझ के गहन चिंतन के साथ चयन करें और ऐसी फील्ड का चयन करें जो एंडलेस हो, जो जिससे हम आसमान की ऊंचाई को छू सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो एक दिन बिल्कुल आसमान की तमाम ऊंचाइयों को छुएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन। नमस्कार सर। यस विद्या अपना सवाल पूछेगी। विद्या अपना सवाल पूछेगी। इजी मैं क्या अपना शुरू करें कि विद्या अपना सवाल पूछे। गो अहेड विप्रा। आई हैव यू सर। बोलो विप्रा। विद्या हम बता कि मैं दोनों प्रोग्राम में सर एक क्वेश्चन। सर क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? लगता है कि विद्या यहाँ नहीं है। दीक्षा आप पूछिए। सर एक क्वेश्चन। दीक्षा है, मैं बीकानेर की हूँ। मुझे आपसे यह जानना है कि अगर हमको राजनीति में आना है तो हम कितनी पढ़ाई करें और इसके लिए कुछ डिग्री होती है या फिर नहीं? बहुत अच्छा सवाल है। हेलो अभी भी अपने आप को म्यूट करिए। दीक्षा दीक्षा आपने पूछा कि राजनीति में आने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसके लिए कोई डिग्री होती है या नहीं होती। हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सभी को चुनाव लड़ने की इजाजत देता है और हम जब तक संविधान के अंदर हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। संविधान में जो भी आदमी संवैधानिक दायरे के अंदर आता है वो चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि एजुकेशन का राजनीति में क्या महत्व है। तो हम अगर एजुकेटेड होंगे और हम एजुकेटेड होने के बाद में अगर चुनाव लड़ते हैं, एजुकेशन लेने के बाद चुनाव लड़ते हैं, तो हम कम्युनिटी की सर्विस, समाज की सेवा ज़्यादा अच्छे से कर पाते हैं। जब हम अनपढ़ होते हैं तो हमें ये अंदाजा नहीं लगता कि हम और क्या क्या काम कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की भी पूरी जानकारी नहीं होती। तो हमें सबको ये जरूर चाहिए कि जो भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, हिंदुस्तान के संविधान के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें रखनी चाहिए और राजनीति में रुचि रखने वाले बच्चों को चाहिए। आजकल इंटरनेट बहुत फास्ट ऐसा समय है कि हर चीज़ आपको गूगल पे अवेलेबल है, तो थोड़ी थोड़ी स्टडी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की करें तो उससे आपको बहुत सी बातें क्लियर हो। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आप अपना सवाल पूछिए और सब अपने आप को म्यूट करिए। रमेंद्र। जी। रमेंद्र। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग रमेंद्र। मैं सर विप्रा कौशिक, मैं चूरू की रहने वाली हूँ और सर मेरा ये क्वेश्चन है मतलब कि हम स्कूल में आप कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो बच्चों को क्यों शामिल नहीं करते? स्कूल में प्रोग्राम करते हैं तो बच्चों को क्यों शामिल नहीं करते? विप्रा। हाँ बोलो। यस मैम। यस सर। हाँ बोलो बच्चे, क्या कहना चाह रहे हो आप? दोबारा पूछो। सर एजुकेशन पॉलिसी में आप बच्चों को क्यों शामिल नहीं करते? बड़े क्यों? पॉलिसी में बच्चों को क्यों शामिल नहीं करते? एजुकेशन पॉलिसी सरकार के स्तर पे बनाई जाती है, कैबिनेट स्तर पे बनाई जाती है और भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है। एजुकेशन पॉलिसी किसी स्टेट या पर्टिकुलर स्कूल को देख के नहीं बनाई जाती। एजुकेशन पॉलिसी नेशनल लेवल पे बनती है और उसका क्रियान्वयन हर रीजन की, हर स्टेट की गवर्नमेंट मिलकर के एजुकेशन पॉलिसी बनाती है। तो
अगर कोई अच्छा सजेशन आता है तो आपको ये जरूर चाहिए कि अपनी सरकारों को सजेशन भेजें। जो भी हम सोचते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी में ये सुधार होने चाहिए, वो सुधार के लिए हम सरकार को लिखें, जिससे उसके बारे में वो सोचें और उस पर अगर कोई संभव हो तो उसको अमल में हम लाएं। कुछ और मुश्किल सर बच्चों को भी तो शामिल करना चाहिए ना। बच्चों को जरूर शामिल, बच्चे जब लिख के देंगे तो अपने आप शामिल हो जाएंगे। बच्चों का विजन और बच्चों की जो थॉट है वो अगर बच्चे लिख के भेजेंगे तो वो पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। जो सरकार विचार करेगी उन पर जरूर विचार, अच्छे सजेशन आएंगे तो जरूर विचार किया जाएगा। सर आप बहुत अच्छा समझाते हैं। सर एक सवाल मेरा। वेलकम। राजू आप अपना सवाल पूछिए और बाकी Yes, सब अपने राजू। आप को एक बार इंट्रोड्यूस करिए। चिंता ना करिए, सबको मौका मिलेगा। एक बार राजू अपना सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते राजू। नमस्ते सर। नमस्ते। संधन, मेरा एक सवाल है। हाँ पूछो। संधन में नेता लोग शांतिपूर्ण क्यों नहीं करते? हाँ। संधन में हंगामा नेता लोग क्यों करते हैं? संसद में शांतिपूर्ण बात रख सकते नहीं तो नेता लोग फिर हंगामा क्यों? आप ये कहना चाह रहे हो कि संसद में, असेंबली में या पार्लियामेंट में नेता लोग हंगामा क्यों करते हैं, यही कहना चाह रहे हो आप? हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। इसमें लोकतंत्र के मूल्यों का पालन किया जाता है और किसी भी आदमी को अपनी वॉइस उठाने का अधिकार होता है। तो जब किसी नेता को या किसी दल को या किसी विधायक को या किसी सांसद को ऐसा लगता है कि मेरी वॉइस सुनी नहीं जा रही है तो वो अपनी बात पुरजोरी से रखते हैं। इससे कई बार ये गलत तरीके से चली जाती है, लेकिन मेजोरिटी में ऐसा होता है कि जिन बातों को लेकर के आवाज उठाई जाती है वो आवाज किसी पर्टिकुलर रीजन के या देश के या स्टेट के लोगों के हित के लिए उनके नेता उस बात को उठाते हैं और पुरजोरी से उठाते हैं जिससे उसको अमल में लाया जा सके। तो ये आपको समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तान का संविधान हर एक नेता को अपनी बात रखने का अधिकार देता है। हम उनको दबा नहीं सकते, उनको मना नहीं कर सकते, उनको रिफ्यूज नहीं कर सकते। हर एक आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बात गलत डायरेक्शन में चली जाती है जिसकी हमें निंदा करनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर समय नेता जो बात रखते हैं वो अपने क्षेत्र के, अपने इलाके के, अपनी जनता के लिए रखते हैं। कई बार ऐसा मौका आता है जैसे किसानों के लिए कुछ कोई चीज मांगी जाती है या जैसे अभी पैंडेमिक चल रही है तो कहीं सरकार की किसी बात में अनदेखी होती है तो वहाँ का जनप्रतिनिधि अपनी बात असेंबली में या पार्लियामेंट में बहुत पुरजोरी से उठाते हैं। हिंदुस्तान का संविधान उनको अपनी आवाज उठाने की आजादी देता है। ठीक है राजू? नमस्कार सर। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड क्वेश्चन। नमस्कार सर। नमस्कार। अपने ऊपर यूज रखिए, तब तो आगे लगेगा। रफीक खान सर, मैं आपसे सर डिजिटल बाल मिला के बहुत सारे मेरे साथी विधानसभा में जाने वाले हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या मैसेज जो आप कन्वे करना चाहते हैं? विधानसभा में जाना चाहते हैं, जाने वाले मैं यही कह सकता हूँ सभी बच्चों को कि ख्वाहिश को आप बड़े से बड़ा देखो, आप सपना बड़े से बड़ा देखो और कोशिश करो कि हमें बड़े से बड़ा लीडर बनना है, लेकिन साथ में हमें समाज की सेवा करनी है। हम जिस क्षेत्र से
जाते हैं, उस क्षेत्र के लोगों की आवाज विधानसभा में हमें उठानी है और विधानसभा के अंदर संविधान के दायरे में रहते हुए हमें जनता के पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी का हम दौरा करते हैं तो हमें अंदाजा लगता है ये कुछ एरिया तो हमारा बहुत डेवलप है और कुछ एरिया बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, कहीं फैसिलिटी पूरी मिल रही है, कहीं फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है। तो हमें रेगुलाइज करना है, हमें समानांतरण कार्रवाई करनी है। जिनकी फैसिलिटी मिल रही है उनको और अच्छी फैसिलिटी कैसे मिले, जिनको नहीं मिल रही है उनको कैसे फैसिलिटी दिलाए, कैसे बराबर लाए। हमें समानांतर कोशिश करनी है, समाजवादी मूल्यों की रक्षा करनी है। हमें समाज के हर आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों की आवाज विधानसभा में उठानी है। हमारा दायित्व बनता है कि हम समाज के हर तबके के हर लोगों की आवाज संसद में, असेंबली में उठाएं और कोशिश करें कि उनके हितों की रक्षा हो और उनके काम किए जा सके। नमस्कार सर जी। धन्यवाद सर। सर आज से रोज डिजिटल बाल मेला के इस ऑनलाइन सेशन में जो बच्चा हमारे गेस्ट को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा उसे उस दिन के उस सेशन का लीडर घोषित कर दिया जाएगा। आपको आज किसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? आज तो आपने बहुत सारे बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछे और मैं ये कह सकता हूँ कि एक बच्ची, सबके मैंने नाम नोट नहीं किए हैं, लेकिन सभी बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे और एक बच्ची जिन्होंने ये पूछा मेरे से कि हम विधानसभा में कैसे जा सकते हैं, क्या हम करें कि हम विधानसभा में जाएं। उस बच्चे को मैं समझता हूँ कि आज का प्राइज दिया जाना चाहिए। लेकिन सभी आज के सेशन में सभी बच्चों ने अच्छे क्वेश्चन पूछे। अगर अपन एक को ऑनर करेंगे तो ये बाकी बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। तो आपकी टीम को मैं कहता हूँ कि सभी बच्चों का ऑनर किया जाना चाहिए। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला, हमसे इतनी सारी बातें की। अब मैं चाहूंगी कि हमारे साथी बनाने सर के लिए धन्यवाद करना। सर, हर कदम कर्तव्य की ओर बढ़ चले, हर छोटे काम को महत्व देते चले, निराश न होकर चला कोई आपके दर से, जन काज ऐसे किए कि पक्ष ही नहीं विपक्ष भी उंगलियां दबा चले। अपने बाल मेले के मंच पर हम नन्हे मुन्ने बच्चों के सवालों का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया और हमें बहुत ही अच्छे से समझाया कि हम राजनीति में प्रवेश कैसे कर सकते हैं। मैं अनादि अग्रवाल आप श्री विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और डिजिटल बाल मेले की टीम की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपका आभार प्रकट करती हूँ। थैंक यू। बाय सर। धन्यवाद। आज हम अपनी तरफ से भी यहाँ आने के। ये ममता कुछ कहना चाह रही है। एक बच्ची ये ममता कुछ पूछना चाह रही है, इसका सवाल जरूर लो आप, बहुत देर से ये पूछना चाह रही है। My name was Pari. परी? Yes sir. बोलो परी। Good evening sir. वेरी गुड। तो सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन था कि जो कोई भी सब अपनी नानी के जाते हैं, अक्सर पार्क्स में, गार्डन्स में खेलते हैं। अक्सर जब मैं मेरी नानी के जाती हूँ तब वहाँ पे कोई गार्डन या पार्क कुछ नहीं है। वहाँ पे उस जगह का नाम है बेतपुरी रामागढ़ कॉलोनी पुणे में। तो सर, वहाँ पे कोई गार्डन पार्क नहीं है और वहाँ के बच्चे भी ऐसे ही रोड पे खेलते हैं। तो सर,
बना रहे हैं और बहुत जल्दी बनेगा। ओके जी, थैंक यू जानवी, वेरी मच, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।